हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी में। आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलेश है। मैं अहमदाबाद के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे ही साथ 15 साल पहले घटी थी। हुआ कुछ ऐसा कि उन दिनों हमारे पास हमारा खुद का एक खेत था और उसमें सिंचाई करने के लिए हमारे पास खुद का बोरवेल नहीं था। तो हम किराए पे किसी और से 1 घंटे के हिसाब से पानी लेते थे। उस दिन हमने 3 घंटे के लिए किराए पे पानी लिया था। तो पानी 11 बजे से 2 बजे तक आने वाला था। तो मैं 10 बजे ही घर से निकल गया। मैं वहाँ पहुँचा और खेत में सिंचाई करने लगा। मैं घर पे कह के आया था कि मुझे कॉल मत करना, खेत में काम है तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। मैंने खेत में पानी डाला। धीरे धीरे करके मैंने वो सारा काम कंप्लीट किया और अब मैं थक भी गया था। तो वहीं खेत के पास एक पेड़ था, उसके नीचे जाके मैं सोने की कोशिश करने लगा। मैंने सोचा कि मुझे घर जाके सो जाना चाहिए, पर मैं इतना थक गया था कि मुझे उठने का मन भी नहीं कर रहा था। जैसे तैसे मैं वहां से उठा और घर के लिए निकल गया। तकरीबन रात के 3 बज रहे थे और खेत से हमारे घर का रास्ता लगभग 4-5 किलोमीटर है। मैं घर की ओर निकल गया। तभी अचानक मुझे रास्ते में एक औरत दिखी। वो गांव के ही ड्रेस में थी। मुझे लगा कि ये भी कोई खेत के काम से आई होगी, पर मुझे अचानक याद आया कि अभी रात के 3 बज रहे हैं, तो अभी कोई औरत यहाँ नहीं हो सकती। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैं जैसे ही उसके पास से गुजरा, उसने मेरे पैर पकड़ के मुझे गिरा दिया और मेरे छाती पे बैठ के मेरा गला दबाने लगी। मैंने जैसे तैसे करके उसको मुझसे दूर किया। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। वो बहुत भयानक लग रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसका चेहरा पूरी तरह कटा फटा था। ये देख के मैं बहुत डर गया। वो औरत मुझसे थोड़ा दूर जाके रास्ते के बीचों बीच खड़ी हो गई और बोलने लगी, आज तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, और जोर जोर से हंसने लगी। मैंने भी सोचा कि आज तो मेरी मौत पक्की है, पर पता नहीं अचानक से मेरे में कहाँ से हिम्मत आ गई और मैंने उससे कहा, तू जो भी है मुझे नहीं पता और मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। मैं यहाँ से जिंदा घर जाके ही रहूँगा। ये सुनते ही वो औरत और ज़्यादा गुस्सा हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोली, तू मुझे नहीं जानता, तू आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, आज तेरा मरना पक्का है। इतने में ही मैंने हिम्मत करके शिव जी का नाम लेते हुए वहाँ से जोर से भागा। मैं भाग रहा था और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत भागते भागते मेरा पीछा कर रही थी। एक हद तक उसने मेरा पीछा किया और फिर वो वहीं रुक गई और बोली, आज तो यहाँ से जिंदा बच गया, अगली बार नहीं बच पाएगा। फिर मैं वहाँ से अपने घर आया और जो घटना मेरे साथ घटी मैंने अपने मम्मी पापा को बताई। थोड़े दिन तक मुझे बुखार भी रहा और एक साधु महाराज ने मुझे एक धागा दिया और कहा कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। उसके बाद मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई और वो औरत मुझे आज तक फिर कभी नहीं दिखी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिगर पटेल है। मैं महिसाणा के एक छोटे से गांव से रहने वाला हूँ। ये घटना तब हुई जब मैं
28 साल का था। हमारे पास खुद का खेत था। मैं और मेरे पापा अच्छे से दोनों खेत में काम करते थे। मेरी शादी 20 साल की उम्र में ही कर दी गई थी और उसके ही 2 साल बाद मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उसके बाद हमें एक लड़का हुआ। हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी तरह और खुशहाल चल रही थी। मैं रोज़ाना खेत पे काफ़ी ध्यान दे रहा था और मेहनत कर रहा था। मैं और मेरी वाइफ भी बहुत खुश थे। ऐसे लाइफ चलते चलते मेरा बेटा कब 5 साल का हो गया मुझे पता ही नहीं चला। 5 साल के बाद मैंने उसका मुंडन कराया। हम काफ़ी खुश थे हमारी लाइफ से। एक दिन की बात है, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था मेरे साथ खेत में आने के लिए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आज बाबूजी को आराम करने देते हैं और हम दोनों खेत में जाते हैं। वैसे भी पापा को डॉक्टर ने ज़्यादा काम करने से मना किया था और ज़्यादातर खेत का काम मैं अकेला ही संभालता था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं और मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मैं लेके अपने खेत में चले गए। शाम को जब मैं घर आया उसके बाद पता नहीं मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग रहा था। और उसको बहुत तेज बुखार भी हो गया था। हमने काफ़ी डॉक्टर को बताया पर सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। दिन ब दिन मेरे बेटे की हालत ख़राब होती जा रही थी और ये मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने एक तांत्रिक को दिखाया और उसने कहा कि इस बच्चे के शरीर पर 2 आत्माओं का वास है। मैं ये बात सुन के बहुत डर गया। मैंने काफ़ी बाबाओं से बात की पर इसका कोई इलाज नहीं हुआ। मेरा बेटा रात को उठ उठ के घर के बाहर जाके किसी से बातें करने लगता और ये देख के मैं बहुत घबरा जाता कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। एक रात की बात है, मैं और मेरी पत्नी सो रहे थे और अचानक से मेरा बेटा जाग के बोला, तुम्हें जो भी करना है कर लो, मैं और मेरी बहन इस बच्चे की आत्मा को साथ में लेके ही जाएंगे, यह हमें बहुत पसंद आ गया है। इतना सुनते ही मैं और मेरी पत्नी बहुत घबरा गए। उसके दूसरे ही दिन मैंने बड़े से तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने मेरे बेटे को रस्सी से बांध के अपना तंत्र मंत्र बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इस पे 2 महिलाओं की आत्मा का वास है। वो दोनों सगी बहन है। हुआ कुछ ऐसा था कि उनमें से जो बड़ी बहन थी वो प्रेग्नेंट थी और कुछ मिसकैरेज के कारण उसका बच्चा मर गया था। उसका बच्चा मरने के कारण वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी और सब छोटे बच्चे को अपने बेटे की तरह देखती थी। एक दिन उसने पानी में कूद के मरने की कोशिश की। उसके साथ ही साथ उसकी छोटी बहन उसको बचाने गई और दोनों ही बहनें डूब के मर गई। वो आत्माएं बोली कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, आज से 4 दिन बाद बच्चे की आत्मा को लेके ही जाएंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। उन तांत्रिक ने भी मुझे कह दिया कि अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये बातें सुन के मैं और मेरी बीवी रोने लगे। हमने काफ़ी गिड़गिड़ाया उस आत्माओं के सामने कि हमारे बेटे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे छोड़ दो। पर वो आत्माएं नहीं मानी और आखिरकार 4 दिन बाद चौथी रात को मेरा बेटा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और एकदम से शांत हो गया। मुझे लगा कि अब वो आत्मा चली गई, पर मैं गलत था। मेरा बेटा अब मर चुका था। ये देख के मैं और मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा रोए। मैं मेरे बेटे को नहीं बचा पाया। आज इस बात को 25 से 26 साल गुजर गए हैं और मैं आज भी अपने बेटे को नहीं भुला पाया। आज हमारी एक बेटी है जो हमारा बहुत ध्यान रखती है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसमें अपना बेटा ढूंढता हूँ। मेरे लिए बेटी और बेटा एक समान है, पर काश मेरा बेटा आज जिंदा होता। मेरा नाम मोनिता रॉय है। मैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता से रहने वाली हूँ।
आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे और मेरी पूरी फैमिली के साथ घटी थी। मैं भी आपको ये बात सच ना लगे पर ये एकदम रियल इंसिडेंट है। उन दिनों पापा का नया नया ट्रांसफ़र हुआ था और हमें गवर्नमेंट क्वार्टर रहने के लिए मिला था। आपको तो पता ही है गवर्नमेंट क्वार्टर कैसा होता है, पर वो उतना भी ख़राब नहीं था, रहने लायक तो अच्छा खासा था। हमें जो रूम मिला था वो 3 BHK था। एक रूम में मैं, एक रूम में मेरा बड़ा भाई और एक रूम में मम्मी पापा रहते थे। अंदर से तो वो काफ़ी अच्छा था बट बाहर से उसका मेंटेनेंस कुछ खास नहीं था। क्वार्टर की एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, वहाँ पर कुल मिलाकर 3 से 4 फैमिली ही रह रही थी। हमें वहाँ पर शिफ्ट हुए 15 से 20 दिन हो गए। मैं काफ़ी खुश थी, मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ। और मेरी एक नई दोस्त भी बनी थी वहीं, साक्षी। मैं उसका रियल नेम तो नहीं ले सकती, पर्सनल रीज़न की वजह से। एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही थी, जो भी हमारी बिल्डिंग में जो फैमिलियाँ रहती थी उससे बाकी बिल्डिंग के लोग काफ़ी कम बातें किया करते थे। मुझे लगा शायद उनकी बनती नहीं होगी या फिर मेरे पापा हेड थे तो शायद उनका कुछ पर्सनल होगा। एक दिन मैं साक्षी के घर गई। पता नहीं साक्षी के मम्मी डैडी ने मेरा वेलकम नहीं किया और मुझे अच्छे से बुलाया भी नहीं। वैसे भी वो मेरे दोस्त के फ्रेंड थे तो मुझे उतना कुछ खास बुरा भी नहीं लगा। और ये बात मैंने साक्षी से पूछी कि आखिरकार मांजरा क्या है। साक्षी ने मुझे बताया जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो बिल्डिंग हॉन्टेड है और वहाँ के लोगों से कोई बातचीत भी नहीं करता। मैंने हंस के बोला, क्या यार तो अभी भी इन सब बातों में विश्वास करती है? वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी शिफ्ट हुए 15 से 20 दिन हो गए, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ना ही मेरी फैमिली को। मैंने और कुछ नहीं बोला और घर आके चुपचाप सो गई। ऐसे ही हमारे 1-2 महीने बीत गए। एक शाम मैं जब बिल्डिंग से उतर रही थी, वहीं पे बूढ़ा कपल बाहर बैठा था। वो दोनों मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। जहाँ मैं जा रही थी वहीं उन दोनों की नज़र मुझे ही घूर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जाके गुस्से में कुछ बोलने वाली थी। मैंने सोचा वो मेरे से बड़े हैं, मैंने इग्नोर किया। ऐसे ही करते करते लगभग 3-4 दिन वो लोग मुझे ऐसे ही घूरते रहे। फाइनली 5वें दिन भी वो लोग मुझे ऐसे ही घूर रहे थे और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं जाके वो बूढ़े कपल को बोलने लगी, क्या हुआ दादाजी, आप ऐसे घूर घूर के क्यों देखते हो मेरे को रोज़? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं अपने पापा को शिकायत करूँ क्या? और दादी को भी मैंने बोला। दादाजी तो दादाजी, पर दादी जी आप भी? क्या बात क्या है, आप मुझे रोज़ ऐसे क्यों घूरते हो? दादी मुझे कुछ बोलने ही वाले थे पर पता नहीं वो थोड़े घबराए हुए दिखे मुझे और बोले, बेटा कुछ नहीं, हम कल बात करते हैं। ऐसे करके वो दोनों वहाँ से चले गए। उसके बाद वो दोनों कपल मुझे फिर नहीं दिखे। वो अपने बालकनी में ही आते और वहीं से अंदर चले जाते। मुझे लगा मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा उन पे कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपने पापा को शिकायत करूं। मैं भी, मेरे पापा सीनियर थे तो मेरी शिकायत का असर उन पे पड़ता। तो मैंने सोचा कि मैं उनके घर जाऊंगी और शांति से बात करूंगी कि आखिरकार मांजरा क्या है। तो मैं उनके घर गई। उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरा वेलकम किया। दादी ने मेरे लिए चाय नाश्ता बनाया और दादाजी ने भी मुझे काफ़ी अच्छे से बात की। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि उस दिन क्या बात थी, उस दिन वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। फिर मैंने पूछा दादाजी से कि आखिरकार बात क्या है। वो दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगे। मैंने बोला कि दादाजी बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी बात है मुझे बता दीजिए। तो दादाजी ने बताया कि तुम जिस बिल्डिंग में रहते हो वो हॉन्टेड है। कुछ सालों पहले आपके पापा की तरह ही कोई हेड यहाँ पे शिफ्ट हुए थे नए नए, और उनकी पत्नी के साथ वो दोनों यहीं रहते थे। उनकी और उनकी पत्नी की ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, उन दोनों की खास बनती नहीं थी। इन सब से परेशान आके उनकी पत्नी ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से वो बिल्डिंग हॉन्टेड है और वहाँ के बिल्डिंग में रहने वाली फैमिली से कोई भी बात नहीं करता। तो दादाजी ने मुझे बताया कि बेटा आप जैसे 4-5 दिन नीचे उतर रहे थे, आपके पीछे वो काली साड़ी पहने औरत कौन थी? क्या आपकी मम्मी है या कोई आपके रिश्तेदार है? मैं सुन के
पूरी तरह घबरा गई, मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा, काली साड़ी पहने औरत? दादाजी, आपको शायद से गलत फहमी हुई होगी, मेरे घर में कोई काली साड़ी नहीं पहनता। तो दादाजी और दादी जी ने बताया कि नहीं, तुम जितने भी दिन नीचे आई हो वो तुम्हारे पीछे पीछे ही रहती थी और हम उसको भी घूरते थे। और जब हम तुम्हें कुछ बताने जा रहे थे तब उस औरत ने हमें पीछे से चुप रहने का इशारा किया, आंखें दिखा के। तो इसीलिए हमने उस दिन से नीचे आना बंद कर दिया। मैं ये सब बातें सुन के चौंक गई। मैंने डिसीजन लिया कि मैं पूरी तरह से बात का पता लगा कर रहूँगी। मैंने जाके उस बिल्डिंग की फैमिली से पूछा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने जाके वॉचमैन और गार्ड से भी पूछा, उन्होंने भी मुझे कोई बात नहीं बताई। फिर फाइनली जाके मैंने साक्षी के मॉम डैड से पूछा, तो साक्षी के मॉम डैड ने बताया कि कुछ सालों पहले आपकी पापा के ही तरह कोई हेड यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए थे। वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहने आए थे। उन दोनों के बीच ज़्यादा बनती नहीं थी और ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इन सब से परेशान आके उनकी पत्नी ने क्वार्टर से कूद के अपनी जान दे दी थी। तब से वो बिल्डिंग हॉन्टेड है और वहाँ की फैमिली से कोई बात भी नहीं करता। माना जाता है कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो औरत आपके घर भी आ जाएगी। यह सुन के मैं पूरी तरह डर गई और मैं जब घर गई तो मेरे दिमाग ने भी मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। अब हमें घर में रात को रोने की आवाज़ आती, किसी के होने का एहसास होता। जब भी मैं रात को पानी पीने उठती तो मुझे ऐसा फील होता कि मेरे पीछे कोई है, मुझे कोई घूर रहा है। यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी मुझे पूछा कि बेटा, आप रात को रोते हो, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसा कुछ करते हो क्या? मैंने बोला, मम्मी जी मैं नहीं करती, और मुझे भी ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। एक रात की बात है, हम सब एक ही रूम में सो रहे थे और हमें वो औरत दिखी। उसने काली साड़ी पहनी थी और वो बोल रही थी, ये रूम मेरा है, ये रूम जल्दी से खाली कर दो वरना तुम सबको मार दूंगी। और वो खिड़की से कूद के नीचे गिर गई। हम तुरंत भाग के नीचे जाके देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उस औरत ने पापा को भी मारने की कोशिश की और पापा का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। मम्मी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। हमने काफ़ी डॉक्टर्स को बताया पर सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे। काफ़ी तांत्रिक को भी बताया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ऐसे हमारे बुरे दिन चलते रहे। फाइनली हमने डिसीजन लिया, क्वार्टर तो क्या, ये एरिया ही छोड़ देंगे, और पापा ने फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लिया।